दर्शकों, विज्ञान की दुनिया में हर दिन कुछ नया हो रहा है। कहीं एक नई दवा किसी का जीवन बचा रही है, तो कभी प्रयोगशाला में एक विकसित नई तकनीक कृषि, स्वास्थ्य और पर्यावरण की तस्वीर बदल देती है। बिल्कुल, आज बायोकेमिस्ट्री जो है वो सिर्फ लैब्स तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मेडिसिन्स, वैक्सीन्स, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, बायोफ्यूल्स, मेडिकल डायग्नोस्टिक्स और इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजीज तक अपनी एक मजबूत पहचान बना चुकी है। बिल्कुल, जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन साथ आते हैं, तब वैज्ञानिकों की जो खोज है वो प्रयोगशाला से निकलकर आम लोगों की ज़िंदगी को और आसान बनाती है। और यही है लैब टू लैंड और लैब टू मार्केट की असली ताकत। और आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार, R&D एंड इनोवेशन एडवाइजर, IIT हैदराबाद एंड IIT खड़गपुर एंड फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, BIRAC, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है DD मॉर्निंग शो में। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले हम बहुत ही आसान सी भाषा में ये जानना चाहेंगे कि बायोकेमिस्ट्री क्या है और आज के समय में रिसर्च एवं इनोवेशन में इतने महत्वपूर्ण ये क्यों हो गए हैं। बायोकेमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है जी, जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री का संगम है। तो इसको इस तरह से समझें कि कोई भी मटेरियल, कोई भी जो हमें वस्तु दिखती है वो एटम्स के द्वारा निर्मित है। जी, इसी तरह जो बॉडी के सेल्स हैं वो भी एटम्स के द्वारा निर्मित हैं, और बॉडी के जो रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शंस, बायोलॉजिकल रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शंस एक्चुअली एटम्स और मॉलिक्यूल्स द्वारा निर्मित हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, रेस्पिरेशन है, फूड डाइजेशन है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो एक्चुअली केमिकल्स के द्वारा मीडिएट होते हैं। जी, तो एक ऐसा सब्जेक्ट जो बायोलॉजी को केमिस्ट्री के बेसिस पे समझे और केमिकल प्रोसेसेस द्वारा उसको समझाए कि ये ऐसे चल रहा है। पहले क्या होता था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम ऐसे समझते थे कि पत्ते हैं, उसकी ये मॉर्फोलॉजी है, उसका ये आकार है, उस तरह से हम उसको साइंस को समझते थे। लेकिन मॉडर्न युग में क्या है कि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस है, पेड़ कैसे खाना बनाता है, पेड़ कैसे सनलाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, और कैसे वो रेस्पिरेशन करता है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो ये सारे केमिकल प्रोसेसेस जो हैं वो बायोकेमिस्ट्री द्वारा चलते हैं। ओके। तो सर, भारत में बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री रिसर्च के क्षेत्र में अगर हम पिछले एक दशक की बात करें तो किस तरह की हम बड़े बदलाव देख रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि किस तरह की बड़ी उपलब्धियाँ हम देख रहे हैं। बायोकेमिस्ट्री की वजह से, बायोकेमिस्ट्री के जितने रिसर्च डेवलपमेंट हुए हैं उसकी वजह से बायोटेक्नोलॉजी का विकास हुआ है। बायोटेक्नोलॉजी का ये अर्थ हुआ कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम बायोकेमिकली समझ के उसको हम चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिससे कि वो मानव समाज के लिए उपयोगी हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई प्लांट है, उसको हम चाहते हैं कि वो ज़्यादा प्रोडक्शन दे, वो उसकी उत्पादक क्षमता ज़्यादा हो, तो उसके लिए हम एक जीन एडिटिंग प्रोसेस होता है, वो बायोटेक्नोलॉजी का एक बहुत अच्छा टेक्निक है। जीन एडिटिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग कह लीजिए। तो उससे क्रॉप जो है वो अच्छी उत्पादन दे सकता है। या किसी पेस्ट या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे रेसिस्टेंट हो सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इस तरह के विकास के कारण बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स डेवलप हुए हैं जो मानव समाज के लिए बहुत अच्छे हैं। इसका न केवल हेल्थ केयर में है, बल्कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, इन सभी में इसका उपयोग है। जैसे अगर हम अभी हाल फिलहाल में हम देखें तो एक IIT के प्रोफेसर ने, राहुल पुरवर नाम है उनका, उन्होंने इम्यूनो एक्ट एक कंपनी बनाई। उसमें कैंसर के लिए उन्होंने एक ऐसा सेल्स बनाया है जो कैंसर सेल्स को मार सके। तो कैंसर का इलाज एक तरह से संभव हुआ। वैसे तो ये तकनीक जो है बाहर थी, लेकिन भारत में उसको कई गुना उसको कम कीमत पर लाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। तो इसी तरह हम देखते हैं कि एक ऐसा कंपनी है जिसने कि सैनिटरी पैड जो वीमेन के लिए हैं उसको टॉयलेट फ्लशेबल हो, 1 मिनट में वो टॉयलेट के अंदर फ्लश होकर के जा सके, ऐसा एक बनाया है। जी। या फिर एक ऐसी कंपनी है रिवलेशंस बायोटेक, जिन्होंने
एक ऐसा शुगर मॉलिक्यूल, शुगर जो हम खाते हैं जिससे जी। हमारा डायबिटीज़ होता है, तो ऐसे फाइब्रस मॉलिक्यूल बनाया शुगर का जो कि मीठा तो लगता है लेकिन आपकी शरीर में वो हानि नहीं पहुंचाएगा। बिल्कुल, तो इसी से हम एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम नई दवाओं की बात करें, वैक्सीन, डायग्नोस्टिक और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के विकास की बात करें, तो इसमें बायोकेमिस्ट्री की क्या भूमिका है? देखिए, बायोकेमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इन बायोटेक्नोलॉजी का बेसिस है। जी। तो जब तक हम बायोकेमिस्ट्री को नहीं समझेंगे ठीक से, तब तक हम कोई बायोटेक्नोलॉजी कर नहीं सकते। अच्छा। जैसे कि अगर आप, जैसे मैंने प्लांट्स का एग्जांपल दिया, ह्यूमंस का एग्जांपल दिया, जब तक हम अपने बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शंस को नहीं समझेंगे, हम उसको हम ठीक नहीं कर सकते। जैसे डायबिटीज़ में अगर हमारे अंदर शुगर बढ़ गया तो उसको हम कैसे वो बढ़ रहा है, वो बायोकेमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या हो रहा है, और उसके लिए दवाई अगर हमें खोज करनी है, तो जब तक हम समझेंगे नहीं बायोकेमिस्ट्री, तब तक दवाई खोज नहीं कर सकते। जी। तो ये बायोकेमिस्ट्री जो है इसीलिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और ये सब्जेक्ट अभी 50 सालों में बहुत ज़्यादा विकसित हुआ है। जब से डीएनए का आविष्कार हुआ है, जीन का आविष्कार हुआ है, तब से ये एक ऐसा हो गया कि जेनेटिक बेसिस जो है हम जान सकते हैं किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन का, और उस तरह से हम एक दवा या उस तरह की कोई ट्रीटमेंट खोज कर सकते हैं। ये बहुत बायोकेमिस्ट्री का बड़ा योगदान है। बिल्कुल। तो सर, अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मशीन लर्निंग की, या फिर डेटा एनालिटिक्स की बात करते हैं, तो ये जो आधुनिक तकनीकें हैं, ये बायोकेमिस्ट्री रिसर्च को किस प्रकार से एक नई दिशा दे रही हैं? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण खोज है हमारे मानव सभ्यता, मानव इतिहास में, क्योंकि ये प्रेडिक्ट कर सकता है कि क्या होगा, क्या अगर हमारे पास बहुत सारे डेटा हैं और उसको अगर ये फीड किया जाए कंप्यूटर में और कहा जाए कि ये डेटा है, इसको एनालाइज करके बताओ कि आगे क्या होगा, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये बता सकता है। जी। और उसकी जो गति है वो बहुत असाधारण है। जो मानव कर सकता है, जो इंसान कर सकता है, उसके कई गुना ज़्यादा वो कर सकता है, और एक्यूरेसी के साथ कर सकता है अगर डेटा ज़्यादा हो तो। उसके लिए डेटा भी बहुत चाहिए, तभी वो एक्यूरेटली उसको एनालिसिस कर सकता है। जहाँ तक हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं या ड्रग डिस्कवरी की या बायोकेमिस्ट्री की, तो उसमें ये है कि बायोकेमिकल प्रोसेसेस बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, बायोलॉजिकल डेटा बहुत कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि बहुत सारे हमारे अंदर जीन हैं, बहुत सारे प्रोटीन हैं, अब वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, और वो कैसे करेंगे आगे, उसके लिए जब तक हम पूरा एनालिसिस नहीं करेंगे, इंसान के लिए ये पॉसिबिलिटी नहीं है। बिल्कुल। हाँ, तो एआई में अगर हम ये फीड कर सकें, सारे डेटा को हम एआई में फीड कर सकें कि अगर ये डेटा है तो ये क्या हो सकता है आगे। जैसे अगर हम ये कहें कि कितने टारगेट्स हैं डीएनए में, हमारे सेल्स में, और ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो उन टारगेट में जा कर के उसमें जुड़ सकते हैं और एक दवा का निर्माण कर सकते हैं, दवाई बना सकते हैं, तो वो हमें ये ईजिली कह सकता है कि अगर ये टारगेट्स हैं और ये मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये मॉलिक्यूल जो है उस टारगेट में अच्छे से फिट हो सकता है और उसकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। इस तरह से वो हमारे जो हमारे जो प्रयोग हैं, जो हम हमेशा प्रयोग करते रहते हैं प्रयोगशाला में, उसको कम कर सकता है। और वो प्रेडिक्ट कर सकता है कि ऐसा करें तो ये बेटर रहेगा, ये बेटर हो तो जाएगा। बहुत कम समय में, जैसे ड्रग डिस्कवरी हम 10-12 साल में करते हैं जी। एक कोई भी ड्रग आप देखिएगा, कोई भी दवाई, तो उसके लिए 10-12 साल हमें लगते हैं उसको खोज करने में, लेकिन मुझे लगता है एआई की सहायता से ये 1 साल 2 साल में भी हो सकता है। और इसका न सिर्फ दवाई में, वैक्सीन्स में और हर क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी में इसका योगदान है। मेडिकल डिवाइसेस में ले लीजिए, जेनेटिक क्लोनिंग में तो ले सर लीजिए। यहाँ पे अगर बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, काफ़ी लंबा टाइम लगता है, काफ़ी बायोकेमिस्ट्री का मतलब काफ़ी हेल्प इससे मिल रही है, तो ऐसे में अगर हम BIRAC की बात करें तो उसने भारत के इनोवेशन इकोसिस्टम और स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने में क्या योगदान दिया है? जी, बायरैक बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल है, वो भारत सरकार द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के विभाग के माध्यम से एक ऐसा नोडल सेंटर खोला गया। 2012 में इसकी स्थापना हुई, और उसका मूल जो कार्य था, कार्यक्षेत्र ये तय किया गया कि कैसे हम स्टार्टअप्स को और इंडस्ट्री को सहायता दे सकते हैं ताकि वो नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लाएं। जी। क्योंकि सरकार खुद एक बड़ी कंपनी को, एक किसी छोटी कंपनी को भी सरकार खुद से पैसा नहीं दे सकती जब तक कि एक ऐसा एजेंसी ना बनाया जाए जो कि सरकार द्वारा ऑथराइज्ड हो कि ये इसका ये काम हो।
क्योंकि सरकार की पैसे जो होते हैं वो टैक्स पेयर्स मनी होते हैं, वो किसी भी प्राइवेट को ऐसे नहीं दे सकते। तो एक ऐसी बॉडी बनाई जाए जो इसके लिए ही बना हो, तो उसको एक सरकार एक अधिकृत तरीके से मतलब ये काम दिया गया। तो बायरेक ने 2012 में जब स्टैब्लिश हुआ था तो करीब कुछ ही बायोटेक स्टार्टअप्स होंगे कंट्री में, और आज उनकी संख्या करीब 12,000 है। तो मतलब 200-300 स्टार्टअप रहे होंगे पहले 2012 से पहले, आज उनकी संख्या 12,000 है। वो कैसे हुई? हमने बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर्स खोले, करीब 100 के करीब अभी भारत में इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं। इंक्यूबेशन सेंटर्स वो ऐसे जगह होते हैं जहाँ कोई भी व्यक्ति या साइंटिस्ट या स्टूडेंट जिसके पास एक नया आइडिया है, न्यू थॉट, न्यू आइडिया, ऐसी कोई सोच जिससे कि एक प्रोडक्ट डेवलप हो सकता है, तो उसको एक ऐसी लेबोरेटरी फैसिलिटी दी जाती है, किराए पे दी जाती है, उसको किराया देना पड़ता है, लेकिन वो हाईली सब्सिडाइज, सरकार की तरफ से सब्सिडाइज है, और उसको कुछ आर्थिक सहायता भी दी जाती है, उसको मेंटरशिप भी दी जाती है, टेक्निकल मेंटरशिप, और एडवर्टाइजमेंट वगैरह, या उसका अगर प्रोडक्ट है तो मार्केट में कैसे लाना, इस तरह की सारी सुविधाएं दी जाती हैं। बिल्कुल। तो ये सुविधा पहले उपलब्ध नहीं थी। बायरेक ने बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में करीब 100 से ज़्यादा बायो इंक्यूबेशन सेंटर्स खोले हैं। बिल्कुल। और इसकी वजह से ही मुझे लगता है कि संख्या जो बायोटेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स की है, स्टार्टअप्स की, जो मैंने बताया, कुछ 100-200 रहे होंगे और अब जाके वो 12,000 हैं। तो भारत का ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 12,000 स्टार्टअप्स हैं, और भारत जो है वो वैक्सीन ऑफ द वर्ल्ड एंड फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, और हमारा अगला सवाल भी इसी से ही जुड़ा हुआ है कि बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आज बायोटेक्नोलॉजी में जो स्टार्टअप्स हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम यूथ की बात करें, एंटरप्रेन्योर्स की बात करें, तो उनके पास आगे जाके किस तरह के करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके लिए? जी, ये बहुत ही अहम सवाल है, और आज युवाओं के लिए रोजगार की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। और जैसे जैसे तकनीक का विकास हो रहा है, जैसे जैसे एक विकास की दर और अन्य देशों में हम देखते हैं, भारत भी उसी ओर अग्रसर है। जैसा कि बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मैं चर्चा करूंगा क्योंकि मेरा वो विषय है जी। तो बायोटेक्नोलॉजी में अगर कोई बायोटेक्नोलॉजी पढ़ता है या बायोकेमिस्ट्री पढ़ता है या पढ़ती है, तो उसको रिसर्च के क्षेत्र में जा सकते हैं, या फिर लेबोरेटरीज़ के अधिकारी बन सकते हैं। इस तरह के कई क्षेत्र हैं जिसमें वो जा सकते हैं। लेकिन अब तक जो भी क्षेत्र है जिसमें वो जा सकते थे, जिसमें रोजगार पा सकते थे, वो एक सरकारी मुहिम है, सरकारी, और सरकार के पास लिमिटेड है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जो रोजगार सरकार के ऊपर निर्भर रहना हमारे लिए इतना योग्य, ठीक, या कह लीजिए कि ये अच्छी बात नहीं होगी। बिल्कुल। और इसीलिए ऐसा हुआ कि बायोटेक्नोलॉजी, अगर स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, तो छात्र और छात्राएं अब ये एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, एक मॉड्यूल, एक कोर्स कर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में या फिर बायोटेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर में। और उनके पास अगर कुछ आइडिया है, या फिर कुछ आइडियाज़ हमारे पब्लिक रिसर्च लैब में भी हैं जो कि वो वहाँ से लाइसेंस आउट कर सकते हैं, और उन लेबोरेटरीज में, इंक्यूबेशन सेंटर में वो अपना स्टार्टअप रजिस्टर करके आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में हम ये जानना चाहेंगे कि अगर हम विश्व स्तर पर बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च में भारत की वर्तमान स्थिति क्या है, और हमें किन क्षेत्रों में और अधिक निवेश और इनोवेशन की आवश्यकता है? जैसा मैंने कहा, भारत इस क्षेत्र, बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहा है, और अभी वो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड एंड वैक्सीन ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। जी। मतलब भारत में 40% दवाइयाँ जो विश्व में सप्लाई होती हैं भारत में बनती हैं, जी। और वैक्सीन्स भी यहीं बनती हैं। आपने कोविड के समय देखा होगा कि भारत ने कैसे न सिर्फ अपने देश में वैक्सीन्स लगाए जो कोविड के रोगी थे या कोविड हो सकते थे जिनको, इसके अलावा उन्होंने कई कंट्रीज़ में भी सप्लाई किए वैक्सीन्स। इसके अलावा कई वैक्सीन्स हैं जो कि भारत सप्लाई करता है, और फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है, फार्मेसी, केमिस्ट्री और दवाइयाँ बनाने का फैक्ट्री। लेकिन इनोवेशन के क्षेत्र में भारत अभी भी बहुत आगे कम है, मतलब उसको आगे और बढ़ना है। और भारत सरकार ने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जिसके कारण वो विश्व में अग्रगणी हो सकता है इनोवेशन के मामले में। जब मैं इनोवेशन कहता हूँ, इसका ये अर्थ हुआ
कि नई दवा, नया आविष्कार अभी जो हम कर रहे हैं वो विश्व में ऑलरेडी कहीं हो चुका है और हमने लाइसेंस करके या उसको उत्पादन किया है। मैन्युफैक्चरिंग तो हम हैं, लेकिन नया कुछ अगर करना है तो उसके लिए अगर हमें समृद्ध देश बनना है तो नया करके और क्योंकि उससे ज़्यादा हमें आर्थिक समृद्धि की आशा है। जी जी बिल्कुल। तो इसीलिए हम अब इंक्यूबेशन सेंटर्स की जो बात मैंने की या फिर फंडिंग की, वो इसी वजह से की कि भारत अब इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है। बिल्कुल। अभी हमारे माननीय तो फाइनेंस ऐसे में मिनिस्टर सर हम ने ये जानना चाहेंगे कि अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, आईआईटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस किस प्रकार नई पीढ़ी में वैज्ञानिक सोच, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोत्साहित कर रहे हैं? जी देखिए, आज तो सारे यूनिवर्सिटीज़ में और आईआईटीज़ में लगभग इंक्यूबेशन सेंटर्स खुले हैं जी, और उसमें बायोटेक्नोलॉजी के भी सब्जेक्ट्स हैं और बायोटेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप की भी वहाँ पर कोर्सेज वहाँ पे हैं। तो छात्र छात्राएं ज़रूर वो बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के कोर्सेज करके उस इंक्यूबेशन सेंटर का लाभ उठा के और भारत सरकार की जो आर्थिक सहायता देने की जो स्कीम्स हैं उसका उपयोग करके वो ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं और अपना स्टार्टअप करके ना सिर्फ अपने आप को बल्कि कई लोगों को रोजगार दे सकते हैं और कई प्रोडक्ट्स जो निकाल सकते हैं जिसके सहायता से भारत एक समृद्ध और शक्तिशाली देश बन के उभर सकता है। बिल्कुल, और इसमें हमें लगता है कि हम सभी की जो भूमिका है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम सभी को साथ मिलकर जो है वो चीज़ों को करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच। तो आज R&D एंड इनोवेशन इन बायोकेमिस्ट्री जैसे महत्वपूर्ण विषय पर हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे थे डॉक्टर जितेंद्र कुमार, R&D एंड इनोवेशन एडवाइजर, IIT हैदराबाद एंड IIT खड़गपुर एंड फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर बायरेक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका DD मॉर्निंग शो में आने के लिए और हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर।